मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो मैम। आलोक जी आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा मैम की आवाज। है ना, नहीं आ रही है मैम की आवाज। हेलो। हाँ मैम, प्रणाम। हाँ मैम। हाँ मैम। खुश रहो। आवाज आ रही है अब? जी मैम अब जी आ। मैम। अच्छा, सुनाई दे रहा है? जी मैम। अच्छा, कितने लोग आ गए मीटिंग में? मैम मैम अब अभी 3 लोग। लोग हैं। अच्छा, 3 तीन लोग लोग हैं। आ गए हैं। पार्टिसिपेंट्स 5 दिखा रहे हैं अभी तो। जी मैम, 3 लोग हैं अभी। अच्छा अच्छा। क्या शुभम मैडम कुछ बोलेंगी नहीं मैम, मीटिंग आप में? है शुरू करें। शुरू मैम कर दें? मीटिंग हो रही है। जी मैम। अच्छा, मीटिंग हो रही है। कुछ रिकॉर्डिंग भी है मीटिंग की? जी मैम हो रही है। अच्छा अच्छा। तो आज जिस हम टॉपिक को लेके यहाँ आए हैं, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है ग्राम और मूर्छना। आज हमारा व्याख्यान का विषय है ग्राम और मूर्छना। आवाज आ रही है? जी मैम। क्लियर है? जी मैम। जी मैम। ग्राम और मूर्छना आप सबने पहले भी पढ़ा होगा। जी मैम। क्या उसमें से कुछ, क्या उसका जिस्ट क्या है, कोई बताएगा? क्या ग्राम मूर्छना क्या है? हम इन सब इन चीजों से हम क्या समझते हैं? संगीत में इनका क्या औचित्य है? अपूर्वा। जी मैम। मैम ये तो आपने पहले भी हम लोगों को पढ़ाया था, उस समय जब आपने हम लोगों की क्लास ली थी। ग्रामो नहीं, मूर्छना और ग्राम मूर्छना हमने नहीं लिया था। हमने लिया था श्रुति और स्वर। मैम काकू और मूर्छनाएं भी आपने पढ़ाई थी। हाँ, काकू स्थाय ये सब बताया था। काकू गमक स्थाय। ओके। तो आज हमारा टॉपिक हमने रखा है ग्राम और मूर्छना। तो ग्राम क्या है? ग्राम। तो मैम ग्राम पढ़ाई जैसा थी। कि हम नाम से जानते हैं जी मैम। कि नाम से हम समझते हैं ग्राम एक संस्कृत शब्द है। गांव से एक लोगों का समूह है, समुदाय है। जी मैम। लेकिन संगीत में उसका क्या औचित्य है? मैम इस समय से आप सब कुछ भूल चुके हैं, इस समय कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम इसी का रिवीजन कराएंगे। ये रिवीजन में तुम्हें सब आ जाएगा, जैसे जो तुमने पहले पढ़ा है। जी मैम। ग्राम एक समूहवाची शब्द है। जी। जिस प्रकार कुटुंब में मिलकर लोग मर्यादा की रक्षा के लिए करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार संगीत में वादी संवादी स्वरों का समूह जी मैम। में श्रुतियां व्यवस्थित रूप में विद्यमान हो। भाई एक किसी कुटुंब में रहते हैं तो हम उसकी मान मर्यादा हर चीज मानते हैं कि जी भाई हम मैम। उस समुदाय को बिलोंग करते हैं या
उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं या इस धर्म को बिलोंग करते हैं तो हम उसकी मान्यताएं मानते हैं, ऐसा होता है। जी मैम। उसी प्रकार हम वादी संवादी और श्रुतियों का व्यवस्थित क्रम, जिसमें श्रुतियां व्यवस्थित रूप में विद्यमान हो, जी मैम। उसे हम ग्राम कहते हैं। 7 स्वरों का विशिष्ट स्वर श्रुतियों का ग्राम। 7 स्वरों में जब कोई श्रुतियां विशिष्ट संवाद में व्यवस्थित क्रम में रहती हैं तो उसे हम ग्राम कहते हैं। चाहे तो लिख लें जी मैम। ग्राम की परिभाषा। जैसे चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैद्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ दैवतो, ये इस पर हमने डिस्कशन किया था श्रुतियों पर। जब हमारी श्रुतियां इसी क्रम में व्यवस्थित रूप से रहती हैं या वादी संवादी स्वरों का क्रम निश्चित रहता है तो उसे हम ग्राम कहते हैं। अब क्लियर है? जी मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलो, जिस प्रकार एक गांव में विभिन्न समुदाय के लोग मिलकर रहते हैं उसी प्रकार 7 स्वर परस्पर संपादित भाव से एक स्थान पर रहते हैं, इसे हम ग्राम कहते हैं। 7 स्वर जब परस्पर संवाद में रहते हैं, जैसे कि 4-3-2, 4-3, 4-4-2, इस तरह से कुछ क्रम नियम रहता है भाई। षडज ग्राम का ये रहता है 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22। जी मैम। 4-3-2, 4-4-3-2, ये षडज ग्राम में हमारा जो पहला ग्राम है वो षडज ग्राम है। इसमें श्रुतियों का क्रम इसी पर रहता है। जी मैम। षडज की 4, ऋषभ की 3, गंधार की 2, जी। मध्यम की 4, पंचम की 4, थैवत की 3 और निषाद की 2, जिन्हें कि हम इस दोहे के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, यानी सा मा पा की 4-4 श्रुतियां। जी। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैद्वय निषाद गंधारो, गंधार और निषाद की द्वैद्वय यानी 2-2 श्रुतियां, गा और नी की 2-2 श्रुतियां, और त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो, ऋषभ और धैवत की 3-3 श्रुतियां। जैसा कि तुम लोगों को मैंने पहले भी श्रुति वाले चैप्टर में ये बताया था, ये दोहा भी समझाया था और स्वरों का क्रम भी बताया था। ठीक है, ओके मैम। संगीत रत्नाकर का एक दोहा बहुत इस ग्राम के लिए बहुत फेमस है, चाहे तो नोट कर लें। जी। ग्रामः स्वर समूहा, ग्रामः स्वर समूहा स्यात् मूर्छनादे समाश्रया। ग्रामः स्वर समूहा स्यात् मूर्छनादे समाश्रया, अर्थात ग्राम स्वरों का वह समूह है ग्राम स्वरों का वह समूह है जो मूर्छना आदि का आधार है। ग्राम स्वरों का वह समूह है जो मूर्छना का आधार है। समूह वाचिनो ग्रामो स्वर श्रुति श्रुत्यादि संयुतो यथा कुटुम्बिना सर्व एकी भूत्वा वसीतहि सर्वलोकेषु सग्रामो यत्न नित्य व्यवस्थिता षडज मध्यम संज्ञो तु द्वौ ग्रामो विश्रुतौ किल गांधार नारदी श्रुते स तुमत्येन गायत्रे।
ग्राम शब्द की उत्पत्ति। चुरा दी गए ग्रस ग्रहणे धातु से मन प्रत्यय तथा आदत्ता करने पर ग्राम शब्द की निष्पत्ति होती है। जैसे गुण ग्राम, इंद्रिय ग्राम, स्वर ग्राम, भूत ग्राम इत्यादि। अधिकतम प्रचलित लोकप्रिय अर्थ ग्राम शब्द का व्यवहार एक निश्चित व्यवस्था वाले मनुष्य के समूह के लिए किया जाता है जो किसी स्थान पर बसता हो। मतलब गांव आदि के लिए ग्राम का उच्चारण किया जाता है। गांव को ज्यादातर लोग कहते हैं ग्रामे ग्रामे वसति, इस तरह से उच्चारण करते हैं, लेकिन संगीत में इसका उपयोग दूसरी तरह किया जाता है। विशिष्ट श्रुति वाला स्वर समूह जो मूर्छना का आश्रय हो वह ग्राम कहलाता है। इस संदर्भ में स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। इस ग्राम में वह स्वर व्यक्ति रूप है जिन 2 ग्रामों का उल्लेख भरत ने किया है। उनमें भेद का आधार यही है कि षडज ग्राम के षडजादि 7 स्वरों की श्रुति व्यवस्था सारे गामा पाधानी है। मतलब विशिष्ट श्रुति वाला स्वर समूह जिसमें श्रुतियों का विभाजन 4-3-2 4-4-3-2 पर आधारित रहता है, यह हमारा षडज ग्राम कहलाता है। अभिनव गुप्त ने इस प्रकार ग्राम की व्याख्या करते हुए कहा है, ग्रामो नामः विशिष्ट श्रुतिक स्वर समूहो मूर्छनात्मा पूर्णा पूर्ण स्वभावा स्वरगत ग्रहांशादि विशेष समृद्ध रूप जाति समूहस्य। उक्त कथन के द्वारा प्रमुखता निम्न 2 बातों पर प्रकाश पड़ता है। भरत मुनि ने 28वें अध्याय में वादी संवादी आदि 4 प्रकार के स्वरों का कर्म और संबंध बताते हुए ग्रामों का उल्लेख किया है। षडज ग्राम की श्रुति स्वर व्यवस्था कि षडज ग्राम में हम किस तरह श्रुति का विभाजन करते हैं या किस तरह श्रुति व्यवस्था है, क्या आप में से कोई बताएगा? आप में से कोई बताएगा? अपूर्वा? मैम दोबारा 4-3-2। मैम आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा अच्छा, अब पूरी आ रही है कि नहीं? हाँ मैम आप बोलिए। षडज ग्राम में श्रुति स्वर व्यवस्था किस प्रकार आधारित है? मैम अभी बताया 4 7 9 13 17 20 22। हाँ बिल्कुल सही। जो श्रुतियों का विभाजन है वो इसी प्रकार है। ये इसको हम षडज ग्राम की संज्ञा देते हैं, जिनमें 22 में इसी क्रम पर स्वर स्थापित किए गए हैं। जैसे चौथी पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर गा, 13वीं पर मा, 17वीं पर पा, 20वीं पर धा और 22वीं पर नी है। ऐसा ही है ना? जी मैम। ठीक है, अब मध्यम ग्राम की ओर चलते हैं। मध्यम ग्राम में हम ऐसा क्या करें कि जो वो षडज ग्राम का पंचम हम 16वीं श्रुति पर कर दें, 7वीं श्रुति से हटाकर 16वीं पर कर देने से वो मध्यम हो जाएगा। क्लियर है? जी मैम। तो इसमें हमारी श्रुतियों का क्या क्रम रहेगा? 4-3-2 4-3-4-2। ठीक है मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। 4-3-2 4-3-4-2, ये हमारा मध्यम ग्राम हो गया। ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। तो जब पंचम अब हमारा 17वीं श्रुति से हटकर 16वीं श्रुति पर आ गया, यानी श्रुतियों की व्यवस्था क्या है? 4 7 9 13 16 20 22। जो हमने षडज ग्राम पर क्या किया था? 4 7 9 13 17 20 22 था। अब वो मध्यम ग्राम में वो श्रुतियों का क्रम क्या हो गया?
क्या हो गया? मैम 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22। हाँ शाबाश, वेरी गुड। अब क्लियर है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। जी मैम। और यही दो मुख्य ग्राम बताए गए हैं विद्वानों ने। एक तीसरा ग्राम भी है, गांधार ग्राम, जो लुप्त हो गया, स्वर्गलोक में विलीन हो गया है। कुछ आचार्यों ने गांधार ग्राम का उल्लेख लौकिक विनोद के लिए किया है। नारद की सम्मत के अनुसार गांधार ग्राम का प्रयोग स्वर्ग में होता है, तो इस तरह से हम गांधार ग्राम को स्वर्गलोक का मानते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। हमारे मुख्य दो ग्राम हमें समझ में आ गए, हमारा षडज ग्राम और एक मध्यम ग्राम। अब कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, फिर भी हम गांधार ग्राम के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे कि पंडित शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में गांधार ग्राम का उल्लेख किया है, किंतु भरत ने इसका वर्णन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इन्होंने केवल इतना ही कहा है कि गांधार ग्राम स्वर्ग में गाया जाता है, यहाँ केवल इसका नाम रह गया है। मतलब सिर्फ हम एक नाम के रूप में इसकी चर्चा करते हैं। बाकी हमारे प्रचलित ग्राम है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि जब रेगा की एक एक श्रुति पा की और एक श्रुति धा को, यानी धासा की एक एक श्रुति निषाद को मिल जाए तो गांधार ग्राम की रचना होती। इस प्रकार निषाद को केवल 4 श्रुतियां मिलती हैं और शेष स्वरों को 3-3 श्रुति। कुछ विद्वान इसे निषाद ग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्राम की जो शुरुआत है वो निषाद से होती है और निषाद की 4 श्रुतियां हैं। सा रे गा मा पा धा की 3-3 श्रुतियां हैं। गांधार ग्राम में सारे गामा पाधा की 3-3 श्रुतियां मानी गई हैं और निषाद को 4 श्रुतियां दी गई हैं। तो कुछ विद्वान इसे निषाद ग्राम भी कहते हैं। इस तरह का प्रचार में मिलता है। यानी गांधार ग्राम में 1, 4, 7, 9, 13, 16, 19 गांधार ग्राम में नोट कर लें। जी मैम। हाँ, गांधार ग्राम में निषाद पहली श्रुति पर है। एक चार्ट बना लें जिसमें षडज, मध्यम और गांधार 3 ग्राम का वो खींच लें और 22 श्रुतियों के नाम लिख लें। बाईसों श्रुतियों के नाम लिख लें। पहली श्रुति पर निषाद गांधार ग्राम में। जी। पहली श्रुति पर निषाद, चौथी पर षडज, चौथी पर षडज, 7वीं पर ऋषभ, 10वीं पर गंधार, 10वीं पर गंधार, 13वीं पर मध्यम, 16वीं पर पंचम और 19वीं पर धैवत है। ठीक है? जी मैम। कोई कंफ्यूजन? नो। चलो अब तो आसान हो गया ग्राम। जी मैम। ठीक है। इसमें अगर वो क्रम नोट करना चाहें तो कर लें। ये हो गया हमारा षडज की हो गई 3 श्रुतियां।
तीन 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 तीन, इसमें हर प्रत्येक स्वर की 3-3 श्रुतियां हैं और निषाद की केवल 4 श्रुतियां हैं। ये हमारी ग्राम की व्यवस्था हो गई। और दूसरा सेशन क्या बाद में लेना है क्या? इसके 2 सेशन होंगे क्या जूम के? नहीं मैम, एक ही सेशन में लेना है पूरा। एक ही सेशन में लेना है दोनों? जी मैम, 90 मिनट पूरा लगातार क्लास करनी है। अच्छा, 90 मिनट का लेना है। जी मैम। ठीक है, अच्छा। तो इसमें आगे चले हम मूर्छना की तरफ। मैम गांधार ग्राम एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अच्छा, गांधार ग्राम क्लियर कर देते हैं। मैम से ये गांधार जो ग्राम की शुरुआत निषाद से होती है। जी पहली श्रुति पर निषाद है, चौथी पर षडज है, 7वीं पर ऋषभ है। नोट कर लें एक बार, जी तो मैम। दोबारा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वो 22 श्रुतियों का नंबर डाल लें और इनका क्रम निश्चित कर लें। पहली पर निषाद, चौथी पर षडज, 7वीं पर ऋषभ, 10वीं पर गांधार, 13वीं पर मध्यम, 16वीं पर पंचम और 19वीं पर धैवत है। इसे कुछ प्राचीन विद्वान निषाद ग्राम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है ग्राम की निषाद से ही होती है, इसलिए इसे कुछ विद्वान निषाद ग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसमें श्रुतियों का क्रम नोट कर लें। 1 4 1 4 7 10 13 16 और 19। 1 4 7 10 13 16 और 19। ओके। ठीक है। जी मैम। श्रुति पर नी सा रे गामा पाधा स्वर स्थित होते हैं। नी सा रे गामा पाधा। एक तालिका बनाकर अपने पास स्पष्ट रूप में उसको लिख लें साफ साफ, जैसा कि हमारे प्राचीन विद्वानों ने श्रुतियों की स्थापना की है, श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की है। 4 3 2 4 4 3 2 और 22 श्रुतियों पर षडज ग्राम, सबसे पहले षडज ग्राम ही स्थापित किया है। 4 7 9 13 17 20 22। ये तो हम में से सबको मालूम है ये क्रम। जी मैम। ठीक है, किंतु जब हम मध्यम ग्राम की तरफ चलते हैं तब क्या होता है? अभी मैंने बताया मध्यम ग्राम कैसे बनता है। धैवत की कितनी श्रुतियां हैं मध्यम ग्राम में? हम 4 श्रुति है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। मध्यम ग्राम में धैवत की 4 श्रुतियां हो जाती हैं और पंचम पंचम के 3 है। हाँ, लेकिन क्या 3 श्रुति वाला पंचम उतना मधुर होगा जितना 4 श्रुति वाला है? क्या गायन वादन संभव है 3 श्रुति वाले पंचम पर? मैम कभी मतलब इसको देखा नहीं, ना तो किया हाँ, गया ना है, तो इसका इसलिए। प्रयोग किया गया, ना हम लोगों ने इसको सुना। तो जी हम मैम। लोग ज्यादा मान्यता अपने षडज ग्राम को ही देते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट। क्या 3 श्रुति वाला पंचम उतना मधुर संवाद स्थापित करेगा ही नहीं जितना हमारा 4 श्रुति का पंचम है।
तो इस प्रकार हमारा जो प्रचलित रूप में जो ग्राम रहा वो षड्ज ग्राम ही रहा। मध्यम ग्राम भी उतना प्रचार में नहीं है। किसी जमाने में विद्वान लोग गाते होंगे, लेकिन हमारा जो आधुनिक समय में ग्राम प्रचलित है वो हमारा षड्ज ग्राम है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहती थी। 16वीं श्रुति पर पंचम गांधार ग्राम में भी डिस्कस किया गया या बताया गया है। प्राचीन विद्वानों ने बताया है कि पंचम 16वीं श्रुति पर ठीक है, लेकिन हमारा जो संवाद भाव है उस स्थिति में 3 श्रुति के पंचम पर गायन वादन उतना मधुर ढंग से संभव नहीं है। इसलिए हम सबसे ज्यादा वरीयता षड्ज ग्राम को देते हैं, यानी 4 श्रुति के पंचम को वरीयता देते हैं। ठीक है, आप क्लियर है आलोक? जी मैम। कोई कंफ्यूजन गंधार ग्राम के बारे में? नहीं मैम, हो गया क्लियर। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। नहीं हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। जब सबको क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़ें। ठीक है अपूर्वा, चलें आगे? जी मैम। चलो ठीक है। अब हम ग्राम से आगे हम बढ़ते हैं तो मूर्छना की तरफ चलते हैं। भाई मूर्छना कहाँ से आई, किस तरह बनी गई? कि ग्राम से ही तो मूर्छना की उत्पत्ति हुई है। जी मैम। ग्राम स्वर समूहा स्यात् मूर्छना दे समाश्रया। ग्राम स्वर समूहा स्यात् मूर्छना दे समाश्रया। कि भाई मूर्छना हमारी कहाँ से आई? ग्राम से। उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्राम के ही स्वरों पर। हाँ, वेरी गुड। सब पढ़ा हुआ तो है तुम लोगों का? मैम कुछ कुछ कभी कभी भूल जाते हैं। वो हो जाता है, वो ऐसा लगता है, लेकिन हम लोगों को पता होता है कि भाई ग्राम के ही स्वरों पर क्रम युक्त से स्वरों का आरोह अवरोह करने पर मूर्छना की उत्पत्ति होती है। संगीत रत्नाकर में मूर्छना की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। इस प्रकार दी गई है, 7 स्वरों के क्रमुक आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। 7 स्वरों के क्रमिक आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। क्रमात् स्वराणाम सप्ता नामारोहरव्यच रोहणम मूर्छने तुच्यते ग्रामा द्वेता सप्त सप्त च। अर्थात 7 स्वरों के क्रमिक आरोह अवरोह को हम मूर्छना कहते हैं। भरत के अनुसार कम से कम 7 स्वरों का आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। हम किन स्वरों का आरोह अवरोह करते हैं? ग्राम के ही स्वरों का। ग्राम के ही स्वरों का आरोह अवरोह करने पर मूर्छना की उत्पत्ति होती है। अब मूर्छना क्या है भाई? ग्राम, अभी जैसे हमने ग्राम समझा उसी प्रकार हम मूर्छना समझते हैं। भाई मूर्छना क्या है? स्वरों का क्रमित रूप। हाँ, स्वरों का क्रमित आरोह अवरोह मूर्छना कहलाता है। क्रम से युक्त सप्त स्वरों की संज्ञा मूर्छना है। क्रमा युक्ता स्वरा सप्त मूर्छनेत्यभि संकृता। चाहे तो नोट कर लें, इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा है। जी मैम। क्रमा युक्ता स्वरा सप्त मूर्छना स्तवभि संहिता। भरत मुनि ने मूर्छना लक्षण का उल्लेख इस प्रकार किया है। भरत मुनि ने मूर्छना लक्षण का उल्लेख इस प्रकार किया है। क्रमायुक्ता स्वरः सप्त मूर्छनेत्यभि संकृता। अर्थात क्रम से युक्त सप्त स्वरों की संज्ञा मूर्छना है। परंतु नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती में अभिनव गुप्त ने मूर्छने ही समुच्चये पठ्यते कहकर बताया है। अतः एयोपसंहारे स्वरा क्रयायुक्ता इति विशेषिष्यति। इसी कारण उपसंहार में स्वरों में क्रम युक्त यह विशेषण दिया गया है। क्रम का उल्लंघन किए बिना ऊर्ध्व सुनाई देने वाले आरोह अवरोह से उपलक्षित स्वर सप्तक
स्वरूप, उसी को मूर्छना कहते हैं। प्राचीन काल के ग्रंथों में प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाओं की उत्पत्ति बताई गई है, जिनसे राग उद्भूत होते हैं। क्योंकि मेल मूर्छना पर आधारित है और मूर्छना ग्राम पर। ग्राम स्वरों से बनते हैं तथा स्वरों की जन्मभूमि श्रुतियां हैं। ये पूरा मीटर चला आ रहा है, इसको भी नोट कर लें। प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाओं की उत्पत्ति बताई गई है, जिनसे राग उद्भूत होते हैं। क्योंकि मेल मूर्छना पर आधारित है, मेल मूर्छना पर आधारित है और मूर्छना ग्राम पर। ग्राम स्वरों से बनते हैं तथा स्वरों की जन्मभूमि श्रुतियां हैं। इस प्रकार क्रम से हमारा जो स्वरों का क्रम है वो यही है: श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम, ग्राम से मूर्छना, मूर्छना से मेल और मेल से राग। यही तो क्रम है ना हमारा। जी जी मैम। मैम। ठीक है। नाट्य शास्त्र में प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बताई गई। नाट्य शास्त्र हमारा संगीत का आधारभूत ग्रंथ है, जिसमें प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बताई गई हैं। यहाँ षडज ग्राम और मध्यम ग्राम की कुल 14 मूर्छनाएं उल्लिखित हैं। इन 7 मूर्छनाओं के नाम तथा आरोह अवरोह निम्न है। तो इन 7 मूर्छनाओं के नाम थे और उनमें आरोह अवरोह भी थे। जैसे सारे गामा पाधा नी, षडज ग्राम की ये इस क्रम में बताई गई हैं: षडज, निषाद, धैवत, पंचम, मध्यम, गंधार, ऋषभ। षडज की 7 मूर्छनाएं, चाहे तो नाम नोट कर ले: उत्तर मंद्रा, उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडज, मत्सरी कृता, अश्वक्रांता, ऋभिश्रद गता। मैं एक बार फिर से बोल दीजिए। उत्तर मंद्रा, उत्तर मंदा, जी मैम। रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडज, मत्सरी कृता, अश्वक्रांता, ऋभिश्रद गता। रीवी मैम कौन सी? ऋषि वाला री, री ऋभि, भा में रीभी। छोटी की मात्रा, जी मैम। श्रिद रीभी गता, श्रिद। ऋभिश्रद गता। ओके। ये हमारी षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएं हैं। इनमें आरोह अवरोह का क्रम सारे गामा प ध नी और नी धा पा मा गा रे सा, पहली वाली मूर्छना में, उत्तर मंदा में। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इनमें क्रमशः आरोह अवरोह है: सारे गामा पा धा नी और नी धा पा मा गा रे सा। रजनी,
में नी सा रे गा मा पा धा, नी सा रे गा मा पा धा, धा पा मा गा रे सा नी। उत्तरायता, ध नी सा रे गा मा पा, धा नी सा रे गा मा पा, पा मा गा रे सा नी धा। अवरोह है, नोट कर रहे हैं? जी मैम। उत्तरायता का आरोह है धा नी सा रे गा मा पा, और अवरोह है पा मा गा रे सा नी धा। अब मूर्छना नंबर 4, शुद्ध षडज। शुद्ध षडज आरोह है, शुद्ध षडज में आरोह है पा धा नी सा रे गा मा, पा धा नी सा रे गा मा, मा गा रे सा नी धा पा, मा गा रे सा नी धा पा। मत्सरीकृता, आगे चले। जी मैम। मत्सरीकृता में आरोह है मा पा धा नी सा रे गा। ये इधर वाले स्वर मंत्र में आ रहे हैं, जैसे सारे गा, पहली में सारे गामा पा धा नी तक चले थे, जी। और दूसरी में नी सा रे गा मा पा, तो ये जो नी सा नी मंत्र वाला इधर आ जाएगा। ओके। ठीक है, इसी तरह धा नी भी मंत्र का हो जाएगा उत्तरायता में, शुद्ध षडज में पा धा नी मंत्र में हो जाएगा, और मत्सरीकृता में मा पा धा नी सा रे गा, इसमें मा पा धा नी मंत्र में जाएगा। मा पा धा नी सा रे गा, अवरोह है गा रे सा नी धा पा मा, गा रे सा नी धा पा मा। अश्वक्रांता, आगे चले। जी मैम। अश्वक्रांता में गा मा पा धा नी मंत्र में आरोह है हमारा गा मा पा धा नी सा रे, गा मा पा धा नी सा रे, अवरोह है रे सा नी धा पा मा गा, रे सा नी धा पा मा गा। अश्वक्रांता। अब हमारी है रिभिश्रद गता। अब मूर्छना नंबर 7, रिभि श्रद गता। इसमें आरोह है रे सा रे गा
मा पा धा नी सा, जिसमें कि रे गा मा पा धा नी सारे मंत्र में है, जिसमें कि रे गा मा पा धा नी सारे मंत्र में है और सा मध्य सप्तक का सा। अवरोह है सा नी धा पा मा गा रे। अवरोह है सा नी धा पा मा गा रे। ये हमारी षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएं हो गई। ठीक है, जी मैम। और मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं, ये तो हमारी थी षडज ग्राम की। मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के नाम लिख लें। सौवेरी, सौवेरी, हरिणाश्वा, सौवेरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, सौवेरी, कलोपंता, सौवेरी, जी हरिणाश्वा, कलोपंता, शुद्ध मध्या, मार्गी, पैरवी, मार्गी, जी मैम। पैरवी, पैरवी, पैरवी से किसी की पैरवी करना, जी मैम। पैरवी और दुष्यक। थोड़ा कठिन पड़ता है इनका नाम याद करना, लेकिन जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, कई बार उस चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि हमारे षडज ग्राम की मूर्छनाओं के क्या नाम है, या मध्यम ग्राम की कौन कौन सी मूर्छना है, सब दिमाग में धीरे धीरे आ जाती हैं। तो इनकी मूर्छनाओं के आरोप नोट कर लें। मैम लास्ट वाली दुष्यक बोली कि हर्षिका बोली है? नहीं, दुष्यक, मैम दुष्यक है। मैंने पढ़ी है तो वो उसमें तो हर्षिका था। हर्षिका, जी मैम। तो हो सकता है उसमें किताब में अलग नाम दिया हो। हाँ हाँ, एक किताब में अलग नाम है, हर्षिका लिखा है। और पैरवी को पौरवी भी दिया है। जी मैम। जी मैम। अभिरुद्ध गता को अभिश्रत गता दिया है। ये तो किताबों में अलग अलग, जिन विद्वानों ने कुछ अलग जगह से देखा या अलग जगह से पढ़ा, तो उन्होंने अलग अपने नाम दिए और कुछ ने अलग दिए। तो कुछ आप अंतर भी कर देंगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। अगर इनमें से ही है तो वो गलत नहीं माना जाता है। तो मूर्छना तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब बच्चों को अभी भी याद है कि हर्षक नाम है, हर्षिका। जी मैम।
हाँ, इसका मतलब अच्छे से पढ़ा है हमने, उन मूर्छनाओं के नाम भी याद किए हैं और क्रमिक आरोह अवरोह भी देखे हैं कि क्रमिक आरोह अवरोह क्या है। इसमें सौवेरी का आरोह है मा पा धा नी सा रे गा, मा पा धा नी सा रे गा, और मा पा धा नी मध्य सप्तक का है और सा रे गा तार सप्तक का है। ये इसका सौवेरी का आरोह है। और इसी को उल्टा कर दे तो अवरोह हो जाएगा। ग रे सा नी धा पा मा, इसी को क्रम पीछे से उल्टा कर देंगे, अवरोह हो जाएगा। नोट कर रहे हैं? जी मैम। अच्छा अच्छा, हरिणाश्वा का बोले। जी। ग म प ध नी सा रे, ग म प ध नी मध्य सप्तक का और सारे तार सप्तक का। अवरोह में इसी का उल्टा कर दे, रे सा नी धा पा म ग, रे सा तार सप्तक का और नी धा पा म ग मध्य सप्तक का। मैम वही एक एक स्वर डाउन करते जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, एक एक सुर डाउन करते जा रहे हैं। ऊपर वाली में भी एक एक सुर डाउन कर रहे थे, जी अगर जी गौर मैम। करो तो षड्ज ग्राम की जी जो उसमें आरोह में एक एक सुर डाउन करते जा रहे थे, जी मैम। और यही क्रम इसमें भी है। वो वाली सा से शुरू थी, ये मध्यम से शुरू है, मध्यम ग्राम की मूर्छना। मध्यम ग्राम की मूर्छना मध्यम से शुरू है। जी मैम। अब करो पंता। कलो पंता में आरोह है रे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा धा नी सा, और अवरोह है इसी का उल्टा कर दिया जाए, सा नी धा पा मा गा रे। अवरोह में इसी का उल्टा कर दीजिए, सा नी धा पा मा गा रे। ये कलो पंता है। शुद्ध मध्या, शुद्ध मध्या में आरोह है सारे गामा पाधनी, आरोह है सारे गामा पाधनी, और अवरोह है नी धा पा मा गा रे सा। अवरोह है नी धा पा मा गा रे सा। आगे चलते हैं मार्गी। नी सा रे गा मा पा धा, आरोह है नी सा रे गा मा पा धा, जिसमें नी मंद्र सप्तक का है, बाकी मध्य सप्तक के, जिसमें कि नी मंद्र सप्तक में है। नी सा रे गा मा पा धा, और अवरोह में इसी का उल्टा कर दीजिए, धा पा मा गा रे सा नी। अवरोह में इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, धा पा मा गा रे सा नी।
पैरवी, इसी को कुछ विद्वान पौरवी भी बोलते हैं। पैरवी, धा नी सा रे गा मा पा, आरोह है पैरवी का। धा नी सा रे गा मा पा, और इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, अवरोह हो जाएगा। पा मा गा रे सा नी धा, पा मा गा रे सा नी धा। दुष्यक या हशिका में आरोह है प ध नी सा रे गा मा, जिसमें प ध नी मंद्र सप्तक का है, जिसमें कि प ध नी मंद्र सप्तक का है। प ध नी सा रे गा मा, और अवरोह ठीक इसकी का उल्टा कर दीजिए, मा ग रे सा नी धा पा। अवरोह ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए, मा ग रे सा नी धा पा। ये हमारी हशिका या दुष्यक हो गई। ओके मैम। ठीक है, जी मैम। षडज ग्राम की सभी मूर्छनाओं में षडज ग्राम का स्थान छंदोवती पर दिखाया गया है। भाई प्राचीन विद्वानों ने चौथी श्रुति है हमारी छंदोवती, चौथी पर ही षडज दिखाया है, तो प्राचीन सभी विद्वानों ने षडज ग्राम का स्थान छंदोवती श्रुति पर ही दिखाया है। तद्दत मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं आलापनी पर षडज स्थापित करके निर्देशित की गई। अब मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं में आलापनी पर षडज, आलापनी हमारी सप्तमी श्रुति है। स्थापित करके निर्देशित की गई। वास्तव में दोनों ग्रामों का मूर्छना क्रम उन ग्रामों के मूल षडज के मध्यम से प्रारंभ होकर मागा रेसा नी धापा दो बनता है। मार्जनी से मार्जनी न दिखाकर षडज ग्राम में छंदोवती से छंदोवती और मध्यम ग्राम में आलापनी से आलापनी तक मूर्छना क्रम दिखाया गया है। मतलब जहां से हम शुरू करेंगे वहां से 22 श्रुतियों का क्रम ले लेंगे, चाहे हम ये षडज ग्राम से शुरू करें तो छंदोवती से छंदोवती तक, और अब मध्यम ग्राम में शुरू करें तो आलापनी से आलापनी तक मूर्छना का क्रम दिखाया गया। इन दो ग्राम की मूर्छनाओं के मुख्य स्थूल 4 भाग माने गए। अब वो कौन कौन से हैं? शुद्धा, सांतरा, सकाकली, सकाकल्यंतरा। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए, क्या मैम ये क्या मुख्य? इन दो ग्राम की मूर्छनाओं के मुख्य स्थूल 4 भाग माने गए। 2 ग्राम। मुख्य स्थूल 4 भाग माने गए। शुद्धा, शुद्धा। मैम दूसरा? सांतरा, सकाकली तीसरा? और सकाकल्यंतरा। ओके मैम। ठीक है, जी मैम।
भरत ने इन भेदों का नाम उल्लेख इस प्रकार किया है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम को मिलाकर कुल 14 मूर्छनाएं होती हैं। उनमें से प्रत्येक के ऊपर 4 भेद करने से 4 चौक 56, 14 की टेबल पढ़ेंगे तो 14 4 जा 56 भेद बनेंगे। क्या हो गई? शुद्धा, सांत्रा, सकाकली, सकाकल्यंत्रा। एक और प्रकार का शास्त्रों में वर्गीकरण पाया गया है कि भाई मूर्छनाओं का वर्गीकरण भी कई विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। तो इसी में एक और प्रकार का भेद पाया गया है। दोनों ग्रामों को मिलाकर 7 मूर्छनाएं मिलाकर 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली पूर्णा, जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग हो। मूर्छना में तो 7 स्वरों का प्रयोग होता ही है। जी मैम। षाड्विकृता, जिनमें 6 स्वरों का प्रयोग हो। भाई किसी विद्वान ने इस प्रकार भी विभाजन किया है। ओढ़कृता, जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग हो। साधारणकृता, जिसमें स्वर साधारण किया गया हो। किंतु हम इसको नहीं मानेंगे, मूर्छनाओं में 7 स्वरों का ही प्रयोग होता है। ये किसी विद्वान के अनुसार कहा गया है, लेकिन ये प्रचार में नहीं है। जो प्रचार में है वो नोट कर लें। सांत्रा मूर्छनाएं, सांत्रा मूर्छनाएं हेडिंग डालने। सांत्रा मूर्छनाएं क्या होती हैं? भरत के समय शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त अंतर्गंधार और काकली निषाद 2 ही प्रकार के विकृत स्वर माने गए थे। भरत ने जो स्वर माने हैं 7 शुद्ध और 2 विकृत। और 2 विकृत कौन से? अंतर्गंधार और काकली निषाद। भरत ने कौन कौन से 2 विकृत स्वर माने? अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है। सांत्रामय मूर्छनाएं जो है, भरत के समय शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त अंतर्गंधार और काकली निषाद केवल 2 ही स्वर विकृत थे। अतः जब शुद्ध गांधार के स्थान पर अंतर्गांधार को रख लेंगे तो जो 7 मूर्छनाएं बनेंगी उन्हें सांत्रा यानी अंतर्गंधार सहित मूर्छनाएं कहते हैं। जब शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार को रख लिया जाए, जब शुद्ध गांधार के स्थान पर अंतर्गंधार को रख लेंगे तो अब जो 7 मूर्छनाएं बनेगी उन्हें सांत्रा मूर्छनाएं कहते हैं। इस प्रकार दोनों ग्रामों से 14 सांत्रा मूर्छनाएं बनेंगी। सांत्रा मूर्छनाएं क्लियर हो गया? सांत्रा मूर्छनाएं क्लियर है? जब शुद्ध गांधार के स्थान पर अंतर गांधार को रख लेंगे तो अब जो मूर्छनाएं बनेगी उन्हें हम सांत्रा मूर्छनाएं कहते हैं। मतलब शुद्ध गांधार के स्थान पर अंतर गांधार को रखने के पश्चात जो मूर्छनाएं बनाई जाएंगी दोनों ग्रामों से 14 मूर्छनाएं ये भी बनेगी, वो हमारी सांत्रा मूर्छनाएं कहलाएंगी। नोट हो गया? जी मैम। सकाकली मूर्छनाएं, अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, सकाकली। भरत ने एक और विकृत स्वर माना है, काकली निषाद। सबसे आसान श्रुति स्वर व्यवस्था भरत ने मुनि नहीं दी है कि जो बहुत आसानी से जिसको याद किया जा सकता है। भाई 7 शुद्ध रखे उन्होंने और 2 विकृत, अंतर्गांधार और काकली निषाद। अब इसी क्रम में हमारी आई सकाकली मूर्छनाएं, ये भी 14 बनेंगी। शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख लेंगे और फिर मूर्छनाओं को बनाएंगे तो वो हमारी दोनों ग्रामों से 14 मूर्छनाएं और बनेंगी। इन्हें हम सकाकली मूर्छनाएं कहते हैं। नोट कर लिया?
जी मैम। शुद्ध गांधार, शुद्ध निषाद के स्थान पर, शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख लेंगे और फिर हम मूर्छनाएं बनाएंगे। तो दोनों ग्रामों से 14 मूर्छनाएं बनेंगी और इन्हें हम सकाकली मूर्छनाएं कहते हैं। तो अब एक हो गई शुद्ध स्वरों से बनाई जाने वाली मूर्छनाएं, 7 7 14 ये हो गई दोनों ग्रामों से। और दूसरी हो गई सांत्रा मूर्छनाएं, 7 षडज ग्राम से बनी और 7 मध्यम ग्राम से, 7 7 14 ये भी हो गई। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं साधारणीकृता। अब ये किस प्रकार की मूर्छना है? अब यदि शुद्ध गांधार के स्थान पर अंतर गांधार और शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख दें, अर्थात दोनों विकृत स्वरों को प्रयोग में ले लें और तब मूर्छनाओं को बनाएं, तो इन मूर्छनाओं को हम क्या कहते हैं? इन मूर्छनाओं को हम साधारणीकृता कहते हैं। नोट कर ले। पहले तो हमने एक एक विकृत स्वर रखा, शुद्ध गांधार के स्थान पर अंतर गांधार और शुद्ध निषाद के स्थान पर सकाकली निषाद, काकली निषाद को रख लिया। तो हमारी सकाकली बन गई और सांत्रा। अब जब हम दोनों विकृत स्वरों को प्रयोग में ले लें, तो दोनों विकृत स्वरों को प्रयोग में लेने के बाद जो 14 मूर्छनाएं बनेंगी, 7 षडज ग्राम से और 7 मध्यम ग्राम से, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा? आलोक? जी मैम। हाँ, जब दोनों भरत के अनुसार जब हम दोनों विकृत स्वरों का प्रयोग करके मूर्छनाएं बनाएंगे, तो जो मूर्छनाएं बनेंगी दोनों विकृत स्वर हमारे कौन से हो गए? अंतर गांधार और काकली काकली निषाद। दोनों विकृत स्वरों को रख लिया, तो अब जो 14 मूर्छनाएं बनी उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारणीकृता मैम। हाँ हाँ, साधारणीकृत। साधारणीकृता। तो इस प्रकार हमारी 14 ये और बन गई। कितनी मूर्छनाएं हो गई अब? 28। 7 शुद्ध स्वरों से हो गई और 7 सांत्रा मूर्छनाएं हो गई। 7 7 14 दोनों ग्रामों की जोड़ेंगे। जी मैम। 7 शुद्ध षडज ग्राम की 7 और मध्यम ग्राम की 7 शुद्ध स्वरों से। चाहे तो चार्ट के रूप में बना ले, तो आपको याद ज्यादा अच्छे से रहेगा। चार्ट के रूप में बना ले। शुद्ध स्वरों से 7 षडज ग्राम की मूर्छनाएं और मध्यम ग्राम की 7, और सांत्रा मूर्छनाएं षडज ग्राम की 7 और मध्यम ग्राम की 7। ये हो गई 28। जी मैम। और सकाकली षडज ग्राम की 7 मध्यम ग्राम की 7। अब ये 42 हो गई। जी। साधारणीकृता रख लें, षडज ग्राम की 7 और मध्यम ग्राम की 7। कुल कितनी हो गई? 56। हाँ, गुड, शाबाश। तो इस प्रकार हमारी टोटल मूर्छनाओं की संख्या 56 हो गई। एक क्वेश्चन और उठता है कि आज के समय में मूर्छनाओं को आधुनिक समय में क्या उपयोग है? कभी कभी ये क्वेश्चन में आता रहा है थ्योरी पेपर जब होते हैं कि भाई मूर्छनाओं का क्या उपयोग है? भाई कोई उपयोग नहीं, क्योंकि हम तो थाट पद्धति को ही फॉलो कर रहे हैं। किसी समय में रहा होगा विद्वानों के टाइम में, पुराने समय में मूर्छनाओं का उपयोग। अब आज के समय में क्या उपयोग है मूर्छनाओं का? आधुनिक संगीत में मूर्छनाओं का क्या उपयोग है? क्या जानती हैं आप? मूर्छनाओं को आज हर मूर्छना की थाट से तुलना की गई है।
किस तरह से? जैसे कि मैम कि जो 7 मूर्छनाएं हैं उनमें से पहली मूर्छना स्थाट से संबंधित है, दूसरी मूर्छना स्थाट से, मतलब शाबाश, पर्टिकुलर very good. नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा हाँ, पढ़ा है। बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही मतलब पढ़ा है कोई तुमने। ऑथेंटिकेशन नहीं है कि मतलब कि ये ही प्योर रूप है, बट कहते हैं कि कंपैरिजन किया जाता है, तुलना तो की की जाती है। रचना ही मूर्छना से हुई है। जी मैम। जो हमारी थाट पद्धति है या मेल पद्धति है, इसकी रचना ही मूर्छना से हुई है। कि भाई मूर्छना हमने ये कितने प्रयोग कर लिए भाई। सा से चले, सबसे पहले हम सा से चले, फिर उसको हम और नी सा रे गामा पाधा चले, फिर धानी सा रे गामा पाधा चले। तो ये इस तरह से अलग अलग कई स्वरों पे हम लोग ठहरे और उसको हमने माना। तो इसी तरह से हमारे थाटों की उत्पत्ति भी होती गई मूर्छना से। तो जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई आधुनिक समय में मूर्छनाओं का क्या उपयोग है, भाई किसी समय में रहा होगा, आज के समय में तो नहीं है भाई। ना हम मूर्छनाएं गा बजा सकते हैं, ना हम पहचान सकते हैं भाई मूर्छना कौन सी है, क्या है, हम इस तरह तो नहीं बता सकते, जैसा कि आप लोग भी जानते हो। भाई कोई विचित्रता है, हम कैसे कहा जा सकते हैं भाई मूर्छना का कोई महत्व तो है नहीं। किंतु आजकल विद्वान गायकों में राग में विचित्रता उत्पन्न करने के लिए भी मूर्छनाओं का उपयोग करते हैं। भाई कैसे करते हैं, भाई राग में कैसे विचित्रता उत्पन्न करेंगे। उदाहरण के लिए आप यमन राग गा रहे हैं, थोड़ी देर को निषाद को आरंभिक स्वर मान लें आकार करने से, नी सारे गामा पाधा। जैसे हमारी दूसरी मूर्छना हम चले ना, पहले तो हम सारे गामा पर चल रहे थे, अब हमने नी सारे गामा पाधा चल दिए और निषाद पर ठहरते रहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ निषाद को आरंभिक स्वर मानने से सारे स्वर भैरवी के हो गए। ये करके देखिएगा, ये ऐसे नहीं समझ में आता है। जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ वाकई में मूर्छनाओं का आज के समय में भी उपयोग है। फिर धैवत को आरंभिक स्वर मानकर गाए, फिर आप देखेंगे यहाँ काफी राग की छाया आने लगी। तो आज ये प्रैक्टिकल करके देखेगा कि पहले हमने नी को माना आरंभिक स्वर, फिर धा को माना, फिर पा को माना, तो बिलावल राग की छाया आने लगी। इसी प्रकार आप अन्य रागों में भी कर सकते हैं। तो आज ये प्रयोग करके देखिएगा आप लोग, आपको स्वयं लगेगा कि हाँ कुछ अलग सा आ रहा है। हाँ वास्तव में मूर्छनाओं का आज के समय में भी उपयोग है। आप चाहें तो भैरवी में ऋषभ से ऋषभ तक आलाप करके श्रोताओं को यमन का आभास करा सकते हैं, ऋषभ से ऋषभ तक आलाप करके। इसी प्रकार जय जयवंती में भी ऋषभ से आलाप करने से भैरवी की छाया उत्पन्न हो जाती है। जय जयवंती में ऋषभ से आलाप करने से भैरवी की छाया उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से जब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उसको प्रयोगात्मक रूप में देखेंगे, ये तो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है भाई, हमने जाना पढ़ लिया, अच्छा इस प्रकार होता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली खुद से गा के देखेंगे तो ये आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग जब प्रयोग किए गए तो नए नए रागों की रचना भी होती गई। कुछ लोगों का अनुमान है कि प्रचलित रागों में से कुछ राग संभवतः इसी प्रकार षड्ज का परिवर्तन करके बनाए गए होंगे। इसी प्रकार प्राचीन विद्वानों ने इसी मूर्छना में ही प्रयोग करके नए नए रागों की रचना भी की है। उदाहरण के लिए यदि तानपुरे में मिले हुए पंचम पर षड्ज की कल्पना करके कालिंगड़ा गाएं तो पीलू बनता है, जबकि कालिंगड़ा में रे कोमल रहता है। इसी प्रकार शुद्ध मध्यम को सा मानकर अवरोही वर्ण में खमाज गाने पर गारा या पंचम से भैरवी गाने पर सिंध भैरवी बन जाता है। तो विद्वानों ने नए नए प्रयोग किए, उनमें बड़ा काम किया, तो काफी कुछ नया भी निकाला, नए नए रागों की रचना की। और वर्तमान में मूर्छना की उपयोगिता भी समाज के सामने अपने आधुनिक युग में सिद्ध भी किया कि वर्तमान में मूर्छना का प्रयोग अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत प्रभावशाली है। और बच्चों के लिए मूर्छनाओं का प्रयोग, मूर्छनाओं के बारे में जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण भी है।
कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी? मूर्छना में यदि कुछ ना समझ में आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। मूर्छना के संबंध में यदि कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो बच्चों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? यस मैम। कोई क्वेरी? जी मैम। जी मैम, क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है? ठीक है। आलोक, जी मैम। यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो नहीं मैम। कि सांत्रा मूर्छनाएं क्या है, सकाकली मूर्छनाएं क्या है, साधारणीकृता क्या है, या शुद्ध स्वरों से कितनी मूर्छनाएं हैं, या किस तरह से हम विभाजन करते हैं। षडज ग्राम से, जैसे षडज शुद्ध स्वरों से षडज ग्राम से 7 बनी और उसी प्रकार मध्यम ग्राम से हमारी 7 मूर्छनाएं बनी। इसी प्रकार सांतरा मूर्छनाएं शुद्ध गांधार के स्थान पर अंतर गांधार का प्रयोग करके षडज ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनी और इसी प्रकार मध्यम ग्राम से शुद्ध गांधार के स्थान पर अंतर गांधार का प्रयोग करके 7 बनी। इस प्रकार 14-14 ये 28 हो गई हमारी। इसी क्रम में सकाकली पे हम चले। सकाकली में हमने शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद का प्रयोग किया और काकली निषाद का प्रयोग करके षडज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 7 टोटल 14 मूर्छनाएं प्रचार में आई। और इसी प्रकार साधारणीकृता में क्या हमने प्रयोग किया, क्या बताया था श्रुति? साधारणीकृता मूर्छनाएं किस प्रकार बनी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया मैम था। दोनों विकृत स्वरों का एक साथ प्रयोग हाँ, वेरी गुड। रखते हैं ना कौन कौन से दोनों विकृत? मैम? अंतर्गंधार और काकली निषाद। काकली निषाद। जी मैम। जब हमने दोनों विकृत स्वरों का प्रयोग किया तो षडज ग्राम से 7 बनी और मध्यम ग्राम से 7 बनी। मैम आपकी आवाज मुझे थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। मैं अभी डॉक्टर के आई हुई हूँ ना, तो नेटवर्क थोड़ा ब्रेक कर रहा है। अभी मुझे आपका क्वेश्चन सुनाई दिया और काकली निषाद से। तो मूर्छनाओं को लेकर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी मैम। कंफ्यूजन है किसी को भी? नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कुल कितनी मूर्छनाएं बन गई हमारी? तीनों ग्रामों की मिलाकर 21 मूर्छनाएं, क्योंकि हर एक ग्राम की 7। हाँ। किंतु गांधार ग्राम तो प्रचार में नहीं है। हाँ, प्रचार में नहीं है तो फिर 14 ही मूर्छनाएं हुई। हाँ, तो मुख्य हमारी 14 हो गई, यानी शुद्ध स्वरों से हमारी 14 मूर्छनाएं बनी। शुद्ध स्वरों से जो हमारी मूर्छनाएं बनी वो हमारी 14 मूर्छनाएं बनी। जी मैम। और सांतरा मूर्छनाएं कुल कितनी है? वो भी 7 है मैम। वो भी 7 है। सांतरा मूर्छनाएं कैसे बनी आलोक? मैम उसमें वो काकली निषाद का प्रयोग करके, नहीं सर, अंतर्गांधार का प्रयोग करके मैम। हाँ, शुद्ध गांधार के स्थान पे अंतर्गांधार अंतर गांधार का प्रयोग करने से हमारी सांतरा मूर्छनाएं बनी, जो कि षडज ग्राम से भी 7 बनी और मध्यम ग्राम से भी 7 बनी। जी मैम। और कौन है ग्रुप में? काकली निषाद सकाकली मूर्छनाएं कुल कितनी बनी? मैम 14 शुद्धनी की जगह हमने काकली निषाद का प्रयोग किया और 7 षडज ग्राम से और 7 मध्यम ग्राम से। शाबाश, वेरी गुड। तो यानी आज हमारा जो सेशन था ग्राम और मूर्छना का, सभी को समझ में आ गया है? जी मैम। हाँ, इसी प्रकार जब हमने साधारणीकृता में चले तो अपूर्वा आप बताइए। मैम दोनों
दोनों विकृत स्वरों को एक साथ रखने से। हाँ, दोनों विकृत स्वरों का एक साथ प्रयोग करके षडज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 7, मध्यम उससे भी 14 ही बनेगी। यानी 14। तो इस प्रकार हम चार्ट के रूप में लिख सकते हैं। शुद्ध स्वरों से 14, सांत्रा मूर्छनाएं 14, सकाकली मूर्छनाएं 14 और साधारणीकरण 14। टोटल हमारी कितनी मूर्छनाएं हो गई? 56। टोटल हमारी 56 मूर्छनाएं हो गई। यस मैम। आज के समय में क्या मूर्छनाएं उपयोग हैं या उपयोग में आ रही हैं, या आज के समय में कितना तर्क संगत होगा कि आज के समय में हम कितना इनको प्रयोग कर रहे हैं? मैम क्योंकि अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो कहते हैं कि आरोह अवरोह में स्वरों का क्रमिक प्रयोग ग्राम के ही स्वरों का, तो हाँ, हम ये कह ग्राम सकते के हैं ही स्वरों का आरोह में क्रमिक प्रयोग। तो मूर्छना मैम कहलाता है। वो वहां तक इतना तर्क संगत होगा कि जब हम विभिन्न स्वरों से अपने आरोह अवरोह को प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं उस परिभाषा के अनुसार हम उससे देख सकते हैं कि वो मतलब मूर्छना का रूप दिख रहा है। स्पष्टता तो नहीं कह सकते क्योंकि ना तो आज हम अंतर्गंधार प्रयोग कर रहे हैं, ना काकली निषाद प्रयोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो नहीं। और हाँ, वो जो थाट से उनकी तुलनाएं बताई गई हैं उस हिसाब से भी कह सकते हैं कि जिन थाटों में स्वरों के अकॉर्डिंग जो मूर्छना बन रही है उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो प्रयोग हो रहा है, इतना ही तर्क संगत लगता है मैम, और तो कुछ समझ नहीं आता। आज के समय में यही समीचीन लगता है क्योंकि हमारे जो थाटों की उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं मूर्छनाओं के आधार पर ही हुई है कि जब हम एक एक स्वर नीचे आते गए तो उस हिसाब से हमारे सब ये थाट बनते चले गए। जी मैम। किसी में भैरवी के स्वर आते गए, किसी में काफी थाट के स्वर आते गए। तो इसी प्रकार हमारे आधुनिक समय में थाटों की रचना का आधार ही यही मूर्छनाओं का क्रमिक आरोह अवरोह है। जी मैम। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखें, आगे चलें? मैम यहीं तक रखिए। यहीं तक रखें मैम, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे जी तो सब मैम। बहुत हो जाएगा। इसके नोट्स बना लें, ग्राम और मूर्छना जितना आपने आज बताया है। हाँ हाँ, इसके नोट्स बना लीजिए और अपने लिए अपनी सुविधा के लिए उसको लिख लीजिए आसानी के लिए। जी मैम। कभी एकदम अचानक पूछ दिया जाता है तो अचानक से दिमाग में नहीं आता है। अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप जरूर बता दोगे। हाँ मैम। हाँ, ऐसा होता है ना, वो जैसे कभी कभी अचानक पूछ दिया जाए तो दिमाग में नहीं आता क्या है ग्राम मूर्छना, या आज के समय में कहाँ एग्जैक्ट संगत इसकी डेफिनेशन इतनी याद करो, बट एग्जैक्ट अगर कोई सडन डेफिनेशन पूछना है ना तो वो क्विकली बताने का मतलब होता ही नहीं है। नाम तो याद रहते हैं, मूर्छनाएं इन ग्राम की ये सब याद हाँ रहता हाँ है, बट कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछता है तो वो एक बार बताने में कंफ्यूजन हो ही जाता है। हाँ, हो जाता है। जब तक पढ़े नहीं होगे तो वो तो बताना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। यस मैम, अगर लेकिन पढ़ा हो हाली हाली में तो याद रहता है, वरना पढ़ा तो है हाँ, लेकिन याद भूल ही जाता है कहीं ना कहीं, कितना भी हाँ, याद कर लो। वो होता है। बट जी मैम। कॉन्सेप्चुअल हमें क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्चुअल क्लियर होगा ना तो जब भी देखोगे तो एक बार में तुम्हें रिकलेक्ट हो जाता है कि अच्छा ये चीज हम पढ़ चुके हैं, या इन मूर्छनाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये किस टाइप ये की हैं। जी 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 मैम। वो तुरंत रिकलेक्ट करता है कि अच्छा सांतरा मूर्छना है, अच्छा अंतर गांधार की जगह शुद्ध गांधार की जगह अंतर गांधार का प्रयोग, ये सांतरा मूर्छना है हमारी। सकाकली मूर्छना है, तो ये जब एकदम से पूछा जाए तो आपको रिकलेक्ट भी कर जाएगा और आप तुरंत जवाब दे देंगे कि इस तरह से प्रयोग किया जाता है। जी मैम। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं जी मैम। ठीक है मैम। और कल हम इसी समय मिलेंगे फिर से। ओके मैम। मैम कल का टॉपिक क्या रहेगा आपका? कल का टॉपिक निबद्ध अनिबद्ध रखते हैं। ठीक है मैम। ओके मैम। और थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। जी मैम। जी मैम। मैम थोड़ा सा सिनॉप्सिस से रिलेटेड बता दीजिए कि हम लोग अपना जो टॉपिक है वहाँ उसके लिए डाटा कहाँ से कलेक्ट करें, किन किन चीजों को पढ़ें, कहाँ से क्या चीज समझ में आए, ऐसे ऐसी कुछ चीजें बताइएगा कल। बिल्कुल, हम जरूर बताएंगे।
टॉपिक जो भी सेलेक्ट करें वो तुम आज के एरेना से उसका क्या उसका तर्क संगत है, उससे हम क्या निकाल रहे हैं ये भी तुम्हें निकालना है, और इतिहास में उसका क्या होता रहा है, क्योंकि हर चीज एक इतिहास, जी पहले तो मैम। हमें जो भी कुछ मिला है इतिहास से मिला है, जी शुरुआत मैम। उसके इतिहास से जोड़ते हुए आज के समाचीन में करते हुए उसके चैप्टराइजेशन ही सिनॉप्सिस है। मैम जैसे कि संदर्भ ग्रंथ सूची में हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने अभी मतलब क्या क्या पढ़ा, तो अभी तो ये जो सिनॉप्सिस है वो मतलब कि ये मैम ने बताया कि ये सिनॉप्सिस बस एक इस तरीके से कि आपको कितना आता है इस समय, बस ये चीज समझना है, फाइनल सिनॉप्सिस नहीं है। तो हम लोगों को संदर्भ ग्रंथ सूची में क्या क्या लिखना पड़ेगा? इतनी संदर्भ जल्दी हम लोग ग्रंथ बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ सूची है सकते। बेटा, पुस्तकों की सूची है जी जिनसे मैम। तुम पढ़ा है, वो है हमारी जी संदर्भ ग्रंथ सूची। और जी मैम। सिनॉप्सिस क्या है? जो किताब तुम लिखने जा रहे हो, जो रिसर्च तुम करने जा रहे हो, उसका चैप्टराइजेशन है, कितने चैप्टर है उसमें। उसका संक्षिप्त रूप मैम एब्स्ट्रैक्ट, जस्ट लाइक। हाँ, जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट। भाई हम तुमने क्या क्या किया है भाई, हमने जैसे परिवर्तन के ऊपर किया था कि भाई परिवर्तन का शास्त्रीय संगीत में परिवर्तन कहाँ किस किस दिशा में हो रहा है, उसका हमने पहले समाज से लिया था, भाई समाज में कहाँ कहाँ हो रहा है, फिर हमने उसका पहले चैप्टराइजेशन किया था, उसी चैप्टराइजेशन को ही सिनॉप्सिस कहते हैं। जैसे Yes, 7 ma'am. अध्याय हैं, कोई कोई 5 अध्याय रखता है, मिनिमम 5 अध्याय होने चाहिए। Okay, मैम। जी मैम। तो तो मैम पहला जो चैप्टर, रेफरेंसेस या संदर्भ ग्रंथ सूची तो जितना हम समझ पा रहे वही होगा कि जहां जहां से जिन जिन शोध हाँ हाँ पत्रों से या फिर बुक हाँ, से जिन हमने शोध पत्रों से तो या जिन पुस्तकों से, अपने टॉपिक से रिलेटेड चीजें निकाली हैं, जो डाटा हाँ लिया है, वो बस तुम्हारी वो तो संदर्भ वही ग्रंथ सूची है। रेफरेंसेस में आ जाएगा। हाँ बस वो रेफरेंसेस में आ जाएगा, ओके मैम। और इतना टफ नहीं है जितना हम इसको मान लेते हैं। मैम अभी तो हम लोगों के लिए सब नया है, हम लोग खुद भी नहीं जानते। चलो उसमें एक दिन ये भी डिस्कस करेंगे जी मैम मैम। कि भाई हम कल ही चैप्टराइजेशन डिस्कस हम कर कैसे लीजिए करें। थोड़ा सा निबद्ध के बाद, क्योंकि ना हम लोग को पीपीटी वगैरह बनानी है ना, तो उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अभी क्या टॉपिक रखें या आगे हम क्या टॉपिक ले सकते हैं मैम। ये हमारे लिए एक बिगेस्ट मतलब इस समय समस्या का विषय है कि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। टॉपिक क्या रखा जाए? हाँ मैम, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे जाते हैं तो यही होता है कि इस पे तो काम हो चुका है, तो अब हम वो कैसे निर्धारित करें कि किस दिशा में किस विषय पे कहाँ काम नहीं हुआ है। क्योंकि मैम शोध गंगा सर्च करना, शोध गंगा इज अ वेरी मतलब ह्यूज प्लेटफॉर्म, हम कैसे उस पे सर्च करें, हम कैसे निकालें वो चीज हम लोगों के कानपुर लिए। यूनिवर्सिटी में जिन जिन विषय पे शोध हो चुका है उन पे तो दोबारा नहीं किया जा सकता है। हाँ मैम ये तो है, बट क्या कहते हैं मैम, हम एक दिन इसके लिए लोगों को पता यूनिवर्सिटी, करना होगा कि किस किस पर हो चुका है या किस पर नहीं हुआ है। मैम हम एक दिन यूनिवर्सिटी गए थे जब मतलब पहले अभी तो नहीं, तो उन्होंने बोला कि सब हमने ऑनलाइन कर दिया, अब आपको सब कुछ शोध गंगा पे ही मिलेगा। अच्छा, शोध मतलब गंगा वहां का से यूट्यूब पे है कोई चैनल? मैम शोध गंगा मैम एक मुझे तो साइट लगता है। है कि क्या है? मैम एक साइट है शोध मैम गंगा साइट है जिसपे शोध गंगा। खुलती है शोध गंगा? मैम जी हाँ मैम। फोन मैम पे तो नहीं शोध खुलती है गंगा मैम, भी है, लैपटॉप पे खुलती है। शोध गंगोत्री की है। शोध गंगोत्री। जी तो मैम। उस पे आप देखें कि किन किन टॉपिक्स पे काम हो चुका है। अच्छा मैम। ऑलमोस्ट मैम सभी पे हो चुका है, ऑलमोस्ट लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा टॉपिक को अपनी तरफ से मॉडिफाई करके ही काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बस एग्जैक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। जी मैम, ऑलमोस्ट सब पे हो चुका क्योंकि है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी पे हो चुका है। उसको अपने तरीके से मैम कि अपनी भाई तरीके से मौलिकता जो डालनी है वो हम ही को मौलिकता डालनी है इस तरीके हाँ, से। मौलिकता हो, नवीनता हो, जी मैम। तब वो मैम उसमें आए। तो कल आप इसी पर थोड़ा सा हम लोगों को समझाइएगा। ठीक है, जी मैम। ठीक, अच्छा, ओके बच्चों, ठीक है, जी नमस्ते मैम। प्रणाम मैम। मैम। प्रणाम खुश रहो, मैम। खुश रहो, मस्त रहो।
नमस्ते जी मैम। मैम। नमस्ते बेटा।